नमस्कार। बजट 2023-24 देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश किया और ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने टैक्स कटौती समेत तमाम बड़े ऐलान किए। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी सौगात दी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया। इसके अलावा किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बजट को हर वर्ग का बजट बताया, तो वहीं उन्होंने ये बजट अमृतकाल का पहला और क्रांतिकारी बजट बताया है। तो आज केंद्रीय बजट को पेश कर दिया गया। सीएम मनोहर लाल ने इस बजट की काफी तारीफ की। आपको बता दें कि इस बजट में इस बार हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। महिला, वरिष्ठ नागरिक, युवा, शिक्षा, तमाम क्षेत्रों के लिए इस बजट में रियायतें जरूर दी गई हैं। आपको बता दें कि जो कर अभी तक जो लोग व्यक्ति साल में 5 लाख से ज्यादा 5 से 7 लाख के बीच कमाते हैं, 7 लाख तक उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 7 लाख तक का कोई भी कर उन्हें नहीं देना होगा। देश का बजट पेश हो चुका है और इस बजट में लोगों को काफी जिस तरीके से उम्मीद थी कि यह बजट लोगों के हित में होगा, इस बार का बजट लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया और इस बजट की सीएम मनोहर लाल ने भी काफी तारीफ की। आपको बता दें कि अब 7 लाख तक जो कमाते हैं उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स में पूरी तरीके से छूट मिलेगी। बजट जब पेश किया जा रहा था उस दौरान की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह बजट पेश किया और इस बजट की काफी तारीफ की गई है। और हालांकि सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा है कि ये अमृतकाल का पहला और क्रांतिकारी बजट है। यह कहना था सीएम मनोहर लाल का। उन्होंने इस बजट की काफी तारीफ की क्योंकि इस बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों, वरिष्ठ नागरिकों, छात्रों के लिए काफी ध्यान में रखकर बजट को तैयार किया गया है। हर वर्ग को ध्यान में रखकर इस साल का बजट तैयार हो चुका है। 2023-24 का बजट पेश किया जा चुका है। हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आज ये बजट प्रस्तुत किया है संसद में, बहुत ही एक अच्छा अमृतकाल का ये पहला बजट, बहुत क्रांतिकारी बजट जिसको मैं कह सकता हूँ। और ये जो बजट है ये हर वर्ग के लिए, समाज के हर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के लिए एक प्रकार का ये राहत देने वाला बजट है। विशेष तौर पर मध्य आय वर्ग के जो लोग हैं उनको एक आयकर के नाते से, आयकर दाता के नाते से बड़ी राहत दी गई है। स्लैब सिस्टम जो बनाया गया है, चाहे वो 3 लाख से 6 लाख तक, 6 लाख से 9 लाख तक, 9 से 12 लाख तक, अलग अलग से जो एक स्लैब सिस्टम बनाया है, ये राहत देने वाला है। फिर ये चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, चाहे हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उन सब के लिए राहत देने वाला है। व्यवसाय के नाते, चाहे वो किसान है, मजदूर है, वो हमारा चाहे व्यापारी है, चाहे हमारा नया उद्यमी है, वेतनभोगी है, इन सब के लिए राहत जो दे रहा है। और इसमें समाज के जो खास करके निम्न वर्ग के लिए जो राहत की बातें की गई हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने जो आवास योजना में भी अपना 66% का और योगदान करने की बात कही है। बहुत ऐसे पग उठाए गए हैं। मैं बहुत ही इसकी सराहना करता हूं। और विशेष तौर पर हम अपने प्रदेश का बजट भी जब इस मास के अंत में लेकर के आएंगे, हम इस बजट से बहुत सी प्रेरणा लेकर के अपने यहाँ भी लगभग 3.25 करोड़ लोगों को राहत देने वाला एक अच्छा बजट प्रस्तुत करेंगे, ऐसी आशा करता हूं। बहुत बेहतरीन बजट पेश किया है और बहुत इसके मायने हैं, लेकिन जो टैक्स में रिलीफ दी है उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। टैक्स में रिलीफ का मतलब है कि ज़्यादा खरीदारी होगी, ज़्यादा खरीदारी होगी, ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सीए मोहित जैन अर्थशास्त्री जी हैं। आपका स्वागत है मोहित जी।
स्वामी इंद्र किसान नेता हैं। इंद्र साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विजेंद्र नेहरा बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है नेहरा साहब। और डॉक्टर टीना कर्मवीर कांग्रेस प्रवक्ता हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी और सबसे पहले मैं अभी आऊंगी अर्थशास्त्री जी के पास। मोहित जी, आपके पास, मतलब इस बार के बजट को देखकर यह कहा जा सकता है कि हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया और जो बजट पेश किया गया वो कहीं ना कहीं हर वर्ग के लिए काफी लाभदायक साबित होगा। ये बिल्कुल कहना उचित होगा सुरभि जी कि जो आज का बजट पेश किया गया वित्त मंत्री जी द्वारा भारत के संसद के पटल पर, आज जो बजट पेश किया गया, मैं मानता हूं कि आने वाले दूरगामी में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। और जो बजट पेश किया गया है इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ये अलग बात है कि जो एक सबको एक उम्मीद ज्यादा थी मिडिल क्लास फैमिली को, जिसको लेकर लिमिट को लेकर डिडक्शंस को लेकर, चाहे वो लिमिट और डिडक्शंस वित्त मंत्री जी द्वारा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई गई, बट हाँ जितना बजट जो पेश किया गया है उसमें दूरगामी आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सभी जो स्कीम्स मोदी जी द्वारा चलाई गई थी पिछले 8 सालों से, जो यूथ के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो देखा गया था, उन सबको देखते हुए आज वित्त मंत्री जी द्वारा संसद के पटल पर बजट पेश किया गया। जी बिल्कुल। मोहित जी, अब हम सीधा चलते हैं नेहरा जी के पास। विजेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। और क्योंकि अब जो उम्मीदें लोगों को थी इस बार की बजट से कि हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा या नहीं, कई तरह के सवाल थे, लोगों के मन में संशय था, तो कहीं ना कहीं आज कह सकते हैं कि सारे संशय साफ हो चुके हैं और लोगों की उम्मीदों पर ये वाला बजट खरा उतरा है। देखिए सुरभि जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जिस तरह से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया है, ये लोक कल्याणकारी बजट है, जनहित में है। और इसके साथ साथ मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि विपक्ष के तमाम नेता, अधिकतर जो नेता हैं वो इस बजट की तारीफ कर रहे हैं। जिस तरह से अभी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को मैं देख रहा था कि उन्होंने बोला कि लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। अन्य तरीके की चीजों को उन्होंने सराहना करने का काम किया है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का आभास होगा कांग्रेसी नेताओं को कि 2014 के अंदर कांग्रेस पार्टी धन और साधन नहीं जुटाने के कारण 2014 में लगभग 60 साल के पिछले इतिहास के अंदर 16 लाख करोड़ रुपए का मात्र बजट जो पेश करते थे, उसको लगभग 3 गुना करके हमने लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया है, मुझे लगता है अपने आप में ऐतिहासिक है। और जब कांग्रेस सरकार गई थी 2014 में, पूरी दुनिया के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था जो 10वें नंबर पे थी, आज वो 5वें नंबर पे आई है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और जल्दी ही उसको तीसरे नंबर पर लाने के लिए हमारा प्रयास जारी है। अब 7 लाख रुपए तक सालाना आमदनी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी राहत आम जनता को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने दिया, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने दिए है। क्योंकि 2014 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार गई थी तो 5 लाख रुपए की सालाना इनकम के ऊपर 30,000 रुपए का टैक्स उस समय भरना पड़ता था। तो आम जनता की जो कमर तोड़ी थी कांग्रेस पार्टी ने, उसको सही करने का काम हमारी सरकार ने किया। यही कारण है कि अभी जो सर्वे आया है उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो चरम पे 72% लोगों ने उनको पसंद किया। और फिर से लगभग 350 से ऊपर जो सीटें सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की दिखाई गई हैं, वो अपने आप में हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर इस तरह से मौके बहुत कम आए कि इस तरह के सर्वे में वो दिखाया गया हो। दूसरा, कौशल रोजगार पे बड़ा फोकस किया गया सुरभि जी इस बजट को, और भारत सरकार पहले से कौशल रोजगार को लेकर बहुत काम कर रही है। मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर, पलवल जिले में एक पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमारे दूधोला के अंदर 100 एकड़ जमीन के ऊपर 1000 करोड़ रुपए की लागत से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बनकर रेडी हो चुका है। उसके अंदर कक्षाएं लगनी शुरू हो चुकी हैं और लगभग 10 से 20,000 विद्यार्थी हर साल वहां से ट्रेनिंग करके, वहां से कोर्स करके निकलेंगे और वो रोजगार को प्राप्त करेंगे। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जिस तरह से देश के लगभग 80 करोड़ गरीब लोगों को 2 लाख करोड़ रुपए तक के जो खर्चा के अनुसार उनको जो अन्न की योजना जो भारत सरकार ने चलाई हुई है उसको एक्सटेंड किया गया 1 साल के लिए, मुझे लगता है बहुत बड़ा काम है। और जिस तरह से अमृत काल का ये जो पहला बजट है, आने वाले समय के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विजन के साथ काम करती है, आने वाले 25 से 50 साल के अंदर कैसा भारत होगा उसको देख करके हमने ये बजट पेश किया है। और वर्तमान वर्ष की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया के अंदर जब कोविड की महामारी के अंदर मंदी है, इस समय भी 7% की हमारी वृद्धि दर है अर्थव्यवस्था की, वो बहुत बड़ी बात है। 48 करोड़ लोगों का जनधन खाता है हमने खोल चुके हैं। भारतीय रेलवे के लिए भी लगभग 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटन किया गया है, बहुत बड़ी बात अपने आप में है। 157 जो मेडिकल कॉलेजों के साथ में 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोलने का जो प्रावधान किया गया है वो बहुत बड़ी बात है।
बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का जो प्रावधान किया गया है, मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम ये किया है। और पीएम जन आवास योजना का मैडम, जो हर व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का सपना होता है कि अपना घर होगा, उसके बजट को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए का बजट उसका किया गया है। 50 और एयरपोर्ट, हेलीपैड और पोर्ट के पैड या तो बनाए जाएंगे या फिर वो रिवाइज किए जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। और शहरी निवेश पर सालाना 10,000 करोड़ रुपए जो खर्च होगा, मुझे लगता है शहरों के अंदर जो हमारे लोग रहते हैं उनके जीवन में बहुत सुधार आएगा। और युवाओं के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तैयार करने हेतु 30 जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल जो सेंटर खोले जाएंगे, उससे जो हमारे युवा हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। और महिलाओं के लिए मैडम सबसे बड़ी बात है, महिला सम्मान पत्र जो योजना शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं को 2 लाख तक की बचत के ऊपर 7.5% का ब्याज मिलेगा। तो ये मुझे लगता है अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ में जोड़ा जाएगा। और कृषि ऋण जो 20 लाख रुपए बढ़ा दिया है उसकी सीमा को, वो बहुत बड़ी बात है। नई तकनीक के साथ हमारे किसानों को जोड़ा जाएगा। और अलग से मैडम किसानों के लिए मैडम अलग से कोष बनाया जाएगा। और पीएम किसान सम्मान निधि के जो बजट को बढ़ा के 2 लाख करोड़ रुपए किया गया है, ये गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, महिला के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, हर दृष्टि से। विजेंद्र जी फिर आएंगे आपके पास। विजेंद्र जी हमारे साथ और भी मेहमान हैं। बजट को मैडम कंप्लीट करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र के बजट को बढ़ा करके 4 लाख करोड़ रुपए किया गया है। ये हमारे देश के शिक्षा जो सुरक्षा है उसको मजबूत करेगा। और मैडम आज पहली बार ऐसा हो रहा है मोदी जी की सरकार में कि आज वैक्सीन से लेकर के वेपन तक हर हथियार भारत अपने देश में बनाता है। पूरे दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। विपक्षी लोग भी तारीफ कर रहे हैं ऐसे बजट के लिए। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। ठीक है। हम मोहित जी के पास भी जा चुके हैं, हमने अभी बीजेपी नेता को भी सुन लिया। अब मैं सीधा आऊंगी कांग्रेस नेता डॉक्टर टीना खरवजी के पास। टीना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि जिस तरीके से अभी बीजेपी नेता ने कहा कि जो विपक्षी नेता है वो भी इस बार के बजट की तारीफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी राजनीति ना करके तारीफ करना पड़ा, तो क्या आप भी इस बजट की तारीफ करते हैं? आपको लगता है कि ये जो बजट है वो जनता के हितों के लिए है? देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता से असहमत हूँ। कोई ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जिसने इस बजट की तारीफ की हो। मैं साफ तौर पर बताना चाहती हूँ कि इतना निराशाजनक बजट है जिसके बारे में हम चर्चा का आज करने वाले हैं। जिस तरीके की उम्मीदें थी, आखिरी बजट था, आखिरी चुनाव, मतलब चुनावी बजट कहेंगे क्योंकि आखिरी था मोदी कार्यकाल में। लेकिन आप देखिए कि कितनी देर ये इन्होंने अपनी सरकार की वाहवाही की। ऐसे ही एफएम भी इतना ही बोल रही थी, लेकिन महिलाओं के लिए सब सर्टिफिकेट क्या कर रही? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप जब आपकी बारी आएगी अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा। 7 लाख कमाने वालों को 7 लाख कमाने वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं 10 सेकंड में टीना जी पूरे सम्मान के साथ आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि शशि थरूर आपकी पार्टी के नेता, उन्होंने तारीफ की है डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर। जब सम्मान करना चाहते हैं इसके आप बीच में मत बोलिए। मैं आपसे बोलिए, आपने इतनी देर तक भाषण दिया, मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि 7 लाख लोगों को कमाने वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप ये देखिए कि कितने परसेंट लोग, 14 करोड़ युवा जो है वो बेरोजगार है। 80 करोड़ लोग आज भी राशन की कतार में है। तो अब जब कमाई नहीं हो रही तो टैक्स में छूट किस बात की दे रहे हैं? मेरा सवाल ये है। 2 बड़े सवाल है जिसका जवाब विजेंद्र जी देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन ये चुप रहेंगे। ये सिर्फ वाहवाही करेंगे क्योंकि इनकी सरकार का आखिरी बजट था। खैर वो अलग बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो यहाँ पर बार बार कह रहे थे कि विपक्ष तारीफ कर रहा है, नहीं जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विपक्ष आज भी ये कह रहा है कि उनको उम्मीद थी कि मैं खुद एक महिला हूँ, महिलाओं के रोजगार की बात करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं की। SC/ST के लिए कोई कार्य नहीं की, बात नहीं की इस बजट पे। आप इस बजट में देखिए, किसानों के हित के लिए कोई काम बात की गई, प्रावधान किया गया? नहीं किया गया। आप देखिए मनरेगा, जो कि मजदूर किसानों के लिए बहुत आवश्यक, माफी चाहते हैं, मजदूरों के लिए बहुत आवश्यक था, लेकिन मनरेगा पर जिक्र तक नहीं किया गया। किस तरीके का बजट है ये? सिर्फ मुझे लगता है लेकिन भाजपा के लिए ये बजट था। अभी आपने बोला किसानों का ध्यान नहीं रखा गया है, तो किसानों को अब जो ऋण दिया जाएगा उससे कहीं ना कहीं जो किसान कहते थे कि हमें ब्याज महंगा लेना पड़ता है और जो वो ब्याज पे पैसे लेते हैं वो कहीं ना कहीं उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बहुत हाई होता है और बहुत सारे सवाल भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें तो उनको रियायत है ना, या ये तो उनके लिए सुविधाजनक होगा?
उद्योगपतियों का लोन माफ किया जाएगा? मेरा सबसे बड़ा सवाल है। किसान साथी यहाँ पर बैठे हैं, वो इसका जवाब बेहतर रूप से दे सकते हैं, लेकिन मेरा एक गंभीर सवाल यहाँ पर ये था कि क्या किसानों का, मैं बार बार बोल रही हूँ, लोन माफ किया गया, इसमें दिया गया है बजट। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके का, हाँ, आप डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं करिए, क्योंकि आप प्राइवेटाइजेशन पे भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। सब चीजें आपने रेल से लेकर हवाई जहाज सब कुछ तो आपने बेच दिया, निजीकरण कर दिया है। शिक्षा का जिस तरीके की, आप देखिए मौलाना आजाद फेलोशिप को जिस तरीके से बंद किया गया, क्या इसमें प्रावधान है? मुस्लिम लोग क्या इस देश के नागरिक नहीं है? तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि नागरिकों के साथ इस बजट में कोई न्याय नहीं किया गया, जो क्योंकि हम आंखें गड़ाए हुए सभी लोग देख रहे थे, भारतीय जनता इस बजट की तरफ देख रही है। और ये कहना एक बहुत बड़ी बात है कि मैं खुद एक महिला हूँ, वो महिला जो कि हमें उनसे उम्मीद इसलिए थी कि हमारी सुरक्षा के लिए वो बात करेंगी, लेकिन महिला सुरक्षा पर वो बोली ही नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके का ये बजट निराशाजनक रहा, और हम लोग चाहते हैं कि क्योंकि अभी समय भी बहुत कम है, इनको 8 साल जनता ने बैठाया, लेकिन कोई ऐसा एक प्रावधान नहीं है कि एक वर्ग आकर ये कहे, क्योंकि युवा आज भी सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति कभी संवेदनशील ये सरकार रही नहीं। और अगर ये संवेदनशील होती तो शायद मुझे लगता है कि ऐसे प्रावधान होते, ताकि हम लोग विपक्ष में भी सराहना करते इस बजट की। लेकिन हम सराहना करने के लिए इसलिए भी नहीं है क्योंकि कोई हमें एक ऐसा बिंदु नजर नहीं आ रहा कि हम इस बजट की प्रावधानों की सराहना करें। जी धन्यवाद। ठीक है टीना जी, ये थे हमारे साथ टीना जी, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो इस बार का बजट है वो उम्मीदों पर नहीं खड़ा उतरा है और किसी वर्ग को इससे फायदा नहीं पहुंचने वाला, सीधे आरोप लगाए। हम सीधा चलेंगे अब मोहित जैन के पास। मोहित जी, अभी आपने बीजेपी नेता को भी सुना, कई सारी उपलब्धियां उन्होंने गिनवाया है, अभी आपने कांग्रेस नेता को भी सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार का जो बजट है वो किसी वर्ग के लिए कोई काम का नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये जरूर बात है कि जो आज का बजट पेश किया गया है उस बजट में कुछ अच्छी बातें भी थी और कुछ जो निराशाजनक हाथ लगी वो ऐसी भी थी। ऐसा बात नहीं है कि बिल्कुल ही जितना जो जनता चाहती थी बिल्कुल ही वो पिटारा खोल के दे दिया गया या पिटारा में कुछ भी हाथ ना लगाओ। देखिए, आज से 10 दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने अपने एक भाषण में कहा था कि वो मिडिल क्लास फैमिली से आती है और मिडिल क्लास फैमिली का दर्द बड़े बखूबी वो जानती है, समझती है उस बात को। तो कहीं ना कहीं एक आस थी मिडिल क्लास फैमिली को कि शायद कल आने वाला बजट जो होगा वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही होगा और उनको ही समर्पित बजट होगा। परंतु जब आज का बजट जब पेश किया गया, उस बजट को देखा गया तो ऐसा देखने को नहीं मिला कि 100% मिडिल क्लास फैमिली को ही डेडिकेटेड बजट हो। ठीक है कि जो स्लैब का बढ़ाया गया, जो पक्ष के नेता कहते हैं कि स्लैब बढ़ाया गया, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ऑन पेपर से आके कैलकुलेशन करके देखते हैं तो स्लैब जो बढ़ाया गया है वो एक नए रिजाइन में बढ़ाया गया है। और जब नए टैक्स रिजाइन में आप स्लैब को बढ़ाते हैं तो स्लैब बढ़ाने से क्या होगा कि आप उस नए टैक्स रिजाइन में कोई बेनिफिट तो ले ही नहीं सकते, ना ही डिडक्शन का ना ही एग्जम्पशन का, तो उसका तो कोई फायदा है ही नहीं। 7 लाख रुपए की जो आपको टैक्स लिमिट बढ़ाई गई है और जो पुराने टैक्स रिजाइन में 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, अब आप 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, बट फिर भी अगर कोई आयकर दाता अपना टैक्स एटीसी में अपना इन्वेस्टमेंट करता है या इंश्योरेंस लेता है या हाउसिंग लोन लेकर उसका इंटरेस्ट का पेमेंट करता है तो वो उसकी ग्रॉस वैल्यू 8.75 8,75,000 रुपए टैक्स माफ है। जबकि फिर भी जो नए टैक्स रिजाइन में सरकार ने 7 लाख रुपए का जो टैक्स स्लैब लगाया है वो कोई बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली के लिए राहत भरा नहीं हो सकता है। ये जरूर बात है कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक स्मार्ट प्ले करा है और उस प्ले को देखते हुए 7 लाख रुपए जो लिमिट दिया है वो कहीं ना कहीं एक रुझान दिखा रहा है कि आने वाला टाइम है कि जो 2024 में अगर सरकार दोबारा रिपीट करती है तो शायद नए टैक्स रिजाइन को 100% एप्लीकेबल कर दे और ओल्ड टैक्स रिजाइन को खत्म कर दे। तो और रही बात जो विपक्ष के नेता कहते हैं, विपक्ष के नेता में जब हम देखते हैं तो ये कहने वाली बात और समझने वाली बात होगी कि जो टैक्स का जो बजट दिया गया उसमें कहीं ना कहीं एक निराशाजनक भी रहा। जो सैलरीड पर्सन, नौकर पेशे वाले लोग हैं, उनको उम्मीद था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर शायद 1 लाख रुपए की जाए, क्योंकि ये 50,000 रुपए की जो लिमिट चलती हुई आ रही है पिछले 12-13 सालों से चलती हुई आ रही है और महंगाई का दर उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया है। 50,000 रुपए का जो पहले जो वैल्यू थी आज से 10-12 साल पहले, उसकी कहीं ना कहीं वैल्यू आज 12 साल बाद बहुत कम रह गई है। तो शायद उम्मीद थी कि 50,000 को बढ़ा के 1 लाख रुपए किया जा सकता था, जो कि आज नहीं किया गया। बिल्कुल ठीक है। हम सीधा चलेंगे अब किसान नेता स्वामी इंद्र जी के पास। स्वामी जी, अब किसानों को ज्यादा से ज्यादा वो ऋण ले पाएंगे और उनके लिए कहीं ना कहीं सहूलतें इस बजट के माध्यम से कहा गया है कि ठीक है उन्हें आसानी होगी। इस बजट से कितना सहमत है और जो किसानों को फायदा पहुंचाने की यह बात कही गई है, क्या लगता है क्या वाकई में किसानों को इससे फायदा होगा? सुधरी, देखिए आज जो
मोदी सरकार ने सीतारमण जी के द्वारा जो बजट पेश किया है वो बजट जो है बहुत ही निराशाजनक है। किसानों को इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हरी क्रांति से आने से पूर्व किसानों की स्थिति बहुत ही बेहतर थी। हमारी माताओं बहनों के पास गले में हथेली हुआ करती थी, हाथ में सोने के रिंगन हुआ करते थे, क्योंकि किसान अपने 2 क्विंटल गेहूं से 1 तोला सोना नहीं लेता था। इस बजट के अंदर क्या हुआ कि सोने का भाव बढ़ा दिया गया है, चांदी का भाव बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या हमारी इनपुट कॉस्ट घटी है? नहीं घटी, क्योंकि एनजीटी के प्रावधान के मुताबिक किसान को हर 10 साल में एक नया ट्रैक्टर लेना पड़ेगा। एक नया ट्रैक्टर कम से कम 8 लाख से 10-12 लाख का आता है। जो छोटे छोटे किसान है कि ट्रैक्टर से भी महंगे आते हैं। विषय यह है कि किसान की इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने एक तो कृषि यंत्र पे जीएसटी लगा रखा है, दूसरा आपने किसान के ऊपर एनजीटी का जो कड़ा प्रावधान कर दिया है, किसान को हर 10 साल में नया कृषि यंत्र लेना पड़ेगा, ट्रैक्टर लेना पड़ेगा। दूसरी बात, सरकार ने कहीं भी हमारे को राहत देती नजर नहीं आई। देखिए आप किस प्रकार से, मैं बताना चाहता हूं, बात को बहुत सरल तरीके से समझाना चाहता हूं। आज भी भारत में किसान के नाम पर नेगेटिव सब्सिडी का धंधा चल रहा है, भले वो कांग्रेस की सरकार हो, भले आज बीजेपी सरकार हो। डीएपी खाद के ऊपर सरकार बोलती है कि आधा पैसा सरकार देती है और आधा किसान को मिलता है, पर डीएपी किसान को मिलता नहीं है, किसान लाइनों में खड़ा रहता है। तो इससे पता लगता है कि वो नेगेटिव सब्सिडी सीधी बड़े बड़े उद्योगपतियों को रिझाने के लिए गई है। आप 7 लाख रुपए की बात करें, किसान तो एग्जम्प्ट है। फिर भी मैं बता देना चाहता हूं, जो ग्रुप डी का कर्मचारी है भारत के अंदर, वो इस स्लैब में आता है, ग्रुप सी का और ग्रुप बी का इस स्लैब में नहीं आता। यानी कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को भी सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। अगली बात मैं बताना चाहता हूं, सरकार जो डिक्लेरेशन की बात कर रही है एग्रीकल्चर के अंदर और नेचुरल फार्मिंग की बात कर रही है, एक किसानों जोड़ने की बात कर रही है। भारत के अंदर 2 एकड़ से लेकर 5 एकड़ का किसान रह गया है। आप बताइए कि नेचुरल खेती के अंदर प्रति एकड़ किसान की क्या आय होने वाली है? माननीय मोदी जी कहा करते थे कि 2022 के अंदर किसान की आय दुगनी हो जाएगी। क्या नेचुरल फार्मिंग के अंदर किसान इतना मजबूत हो जाएगा कि नरेगा के जो मजदूर को दिहाड़ी मिलती है, क्या उसका मुकाबला हम कर पाएंगे? किसान इस देश के अंदर आज मजदूर से नीचे चला गया है। किसान की आय सरकारी आंकड़ों में 27 रुपए है। तो क्या हम अपने बच्चों का लालन पालन 27 रुपए कर सकते हैं? सरकार इसके ऊपर कोई बात करती नहीं गई, नहीं कि सरकार ने हमें कोई राहत दी है। सिर्फ ये राजनीति से प्रेरित बजट था, लोक लुभावन की बातें हुई है, लोगों को ये पसंद नहीं आया। ठीक है विजेंद्र जी, कम शब्दों में अपनी बात को बोलेगा क्योंकि समय नहीं है, समय का भाव है। सुरभि जी, मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि इस समय देश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक हो चुकी है, 1,97,000 रुपए हो चुकी है। इस चीज की खुशी होनी चाहिए सब लोगों को। और जिस तरह से टीना जी कह रही थी, शशि थरूर जी ने इस बजट की तारीफ की है और उन्होंने एक शब्द ये भी बोला कि भाजपा शायद ये मानती है कि भाई मुसलमानों की कोई जगह नहीं है इस देश में। हम तो सबको बराबर मान के चलते हैं, लेकिन अत्यधिक मुस्लिम प्रेम के कारण ही आज कांग्रेस पार्टी खत्म होने की कगार पे पहुंच चुकी है। और मैंने जैसे बताया, बजट के अंदर जो जो प्रावधान है, किसानों के लिए भी प्रावधान है, महिलाओं के लिए भी है, सुरक्षा के लिए भी है, शिक्षा के लिए भी है, रक्षा के लिए भी है। हर विभाग के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में बहुत कुछ देने का प्रयास किया है, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता में आवंटन होना है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोक लुभावन बजट पेश करने में विश्वास नहीं करती है। हम लोग भविष्य को देखते हुए आने वाले 25 से 50 साल का भविष्य का एक रोड मैप तैयार करते हैं, क्योंकि हम रेवड़ी कल्चर में विश्वास नहीं करते हैं। तो जो संभव था जिससे कि भारत के खजाने के ऊपर विपरीत असर ना पड़े, वो संभव सारे प्रयास भारत सरकार ने किए हैं। आम जनता को भी राहत दी है, मिडिल क्लास को भी राहत दी है और विकास के सारे काम भी किए हैं। ठीक है नेहरा जी, फिलहाल आप चारों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, समय नहीं है इसलिए इस चर्चा को ना चाहते हुए भी यहाँ मुझे समाप्त करना पड़ रहा है। आप चारों ही मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बजट पेश किया गया और कहा यह जा रहा है कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए आज केंद्रीय बजट पेश किया गया। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।